हाय एवरीवन, आ जाइए 18 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। बात करते हैं सफलता के मंत्र की बात करते हैं। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यहाँ पे कड़ी मेहनत, पूर्णता, असफलताओं से सीखने का परिणाम हो सकता है। मीन्स जितने भी हमारे मिस्टेक्स होते हैं उससे हम सीख करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसी बात के साथ करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की बात करते हैं। ये क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके डेटा को उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जब हम बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, इसका आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को सत्यापित करने और फर्जी मतदाता को हटाने के लिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एसआईआर के डेटा का उपयोग केवल चुनावी भूमिकाओं, इलेक्टोरल रोल के लिए किया जा सकता है। इसे अन्य गैर चुनावी कार्यों या सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी ये विवाद में रहा है। विवाद का कारण ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ये घोषणा की थी कि जिसका भी नाम एसआईआर से हटा दिया जाएगा उन्हें राशन कार्ड या डीबीटी, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं, या अन्य जो है वेलफेयर स्कीम है उसका भाग नहीं हो पाएंगे या लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन न्यायालय के तर्क की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निर्वाचन आयोग के पास यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। यह अधिकार केवल संसद और उसके द्वारा नामित अधिकारियों के पास है। तो जब हम बात करते हैं भारत के नागरिक की, अनुच्छेद 5 से 11 तक हमारे भारतीय संविधान में भारत के नागरिक के बारे में दिया है। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि नागरिकता और एसआईआर का क्या संबंध है। तो एसआईआर से नाम हटाना स्वतः ही किसी की नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता है। यह मामला ट्राइब्यूनल या संबंधित अधिकारियों के पास होना चाहिए कि किस व्यक्ति का एसआईआर से नाम हटाने पे नागरिकता समाप्त होगी कि नहीं होगी। इससे खतरे की जब हम बात करते हैं तो विशेषज्ञों का मानना है कि एसआईआर डाटा का उपयोग भविष्य में एनआरसी, जिसको राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बोलते हैं, इसको तैयार करने के लिए किया जा सकता है। तो इतनी सारी बातें आप एसआईआर से रिलेटेड और सुप्रीम कोर्ट के डेटा के उपयोग से संबंधित बातें को आप ध्यान में रख सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानसबाल झील की क्या विशेषता है और हाल ही में चर्चा में क्यों रही है। तो जब हम बात करते हैं मानसबाल झील की, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत की सबसे गहरी मीठे पानी का झील है। हाल ही में चर्चा में रही है क्योंकि यहाँ लंबे समय के बाद बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड, प्रवासी पक्षी फिर से दिखाई देने लगे। जब बात करते हैं मानसबाल झील की, और यह झील लगभग 43 फीट गहरी है। पक्षी प्रजाति की बात करते हैं तो यहाँ पक्षियों की लगभग 46 प्रजातियाँ देखी जाती हैं, जिनमें ग्रे बैड स्ट्राइक है, यूरेशियन हुपी है, वाइट हेडेड डक है, गोल्डन ईगल है और मेलबर्ड शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या कोई जज इस्तीफा देकर अपने खिलाफ चल रही आपराधिक मामलों की कार्रवाई से बच सकता है क्या? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 78 के एक फैसले के अनुसार हाई कोर्ट के जज का इस्तीफा एक पक्ष संवैधानिक कार्य है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार इस्तीफा देने के बाद वह व्यक्ति पद पर नहीं रहता है और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग और ट्रायल शुरू किया जा सकता है। ठीक, जब हम बात करते हैं जजों की इस्तीफा के बारे में, अनुच्छेद 217 में हमारे भारतीय संविधान में जजों का इस्तीफा दिया हुआ है। इस मामले की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत शर्मा के घर में बड़ी संख्या में नकद मिले। इसके बाद करप्शन का आरोप लगाया गया था उनके ऊपर, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक, अब जजों की हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो जजों को हटाने के लिए संसद में क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है, जिसमें राज्यसभा के 50 और लोकसभा के 100 सांसदों का लिखित समर्थन आवश्यक होता है। अनुच्छेद 121 की बात करते हैं तो संसद में जजों के आचरण पर चर्चा नहीं किया जा सकता है, सिवाय उनके हटाने की प्रक्रिया के दौरान। ठीक, तो इतनी सारी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं, जिसमें जजों के इस्तीफा से रिलेटेड बातें हमने डिस्कस करी है, महाभियोग से रिलेटेड बातें को हमने डिस्कस करी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य और चुनौतियां क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर उत्पादन के दूसरे चरण के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का मंजूरी कर दिया है।
जिसका उद्देश्य है चीन, ताइवान, जापान पर निर्भरता कम करना और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करना सेमीकंडक्टर के फील्ड में। इसमें कुछ चैलेंजेस भी है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सिलिकॉन की कमी और एक्सपर्ट वर्कफोर्स की आवश्यकता है और भारी मात्रा में बिजली, पानी की मांग, ये प्रमुख चुनौतियां हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखते हैं। तो रोजगार की बात करते हैं, यह क्षेत्र कौशल प्रधान न कि श्रम प्रधान, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार सृजन के बजाय रणनीतिक लाभ अधिक है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे स्किल इंटेंसिव काम होगा, लेबर इंटेंसिव काम नहीं होगा। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में ड्रग अब्यूज की स्थिति क्या है और केरल मॉडल इसे रोकने में कैसे सहायक है। बात करते हैं भारत का ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो यह गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल्स के बीच में स्थित है भारत। और गोल्डन क्रेसेंट में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आता है और गोल्डन ट्राइंगल्स में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड आता है। इसके कारण नशीले पदार्थों का तस्करी का शिकार रहता है भारत में। केरल ने सार्वजनिक जुड़ाव, पुनर्वास केंद्रों, सख्त अभियोजन के माध्यम से इसे कम करने में सफलता पाई है। बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार में वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। निदान की बात करते हैं, तो यह गिरफ्तार किए गए नार्को अपराधियों का एक केंद्रीय डेटाबेस है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें चिंता की बात करते हैं, तो नशीले पदार्थों से मिलने वाले पैसे का उपयोग हथियार की तस्करी, आतंकवाद में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते जिसको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बोलते हैं, इससे भारत को क्या लाभ होगा। इस समझौते के तहत भारत के 99% उत्पादों को यूके बाजार में जीरो ड्यूटी पर पहुंच मिलेगी। यह विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, चमड़ा, समुद्री उत्पादों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, तो इस समझौते में यूके में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए डबल कंडीशनल कन्वेंशन से छूट का प्रावधान भी शामिल होगा। इसमें कुछ चैलेंजेस भी है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि भारत को यूके के बाजार में चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की बात करते हैं, तो फॉकलैंड द्वीप अभी बहुत विवाद में था, तो यह कहाँ पे है, यह दक्षिण अमेरिका के पास में स्वशासी ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज है, जिस पर यूके और अर्जेंटीना दोनों का अपना दावा करते हैं। बात करते हैं रेपो रेट की, तो यह वह दर है जिसमें आरबीआई क्या करता है, बैंकों को उधार पैसा देता है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जिस रेट पे उधार पैसा देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये बहुत न्यूज में था क्योंकि जापानी विशेषज्ञ और पूर्व मंत्रियों ने भारत में लाल फीताशाही, जिसको रेड टैपिज्म बोलते हैं, इसको प्रोजेक्ट में हो रही देरी का मुख्य कारण बताया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।